Now we will see MCQ 12, and it is very important for MCL, WCL and SCCL. सब बच्चा लोग बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें 3-4 को हम कैलकुलेशन भी बताएंगे और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन लीजिए, 1, 2 और 3 लिखा है। ये 3 में से एक MCL में आएगा। पूरा वीडियो में से कितना आएगा पता नहीं, ये 3 में से एक पक्का आएगा। क्या लिखा? हाइट ऑफ गैलरी है एक तरफ और एक तरफ डायाफ्राम, इसमें से कोई एक आएगा। एग्जाम में सबका सब थोड़ी आता है। हम सबको यहाँ बता दे, कोई आए पूछे तो बता दे। पहली बात ये बताइए, आप लोग को पता है डायाफ्राम मोटा मोटी कितना रहता है? इसके हिसाब से तभी हम बताएंगे मोटा मोटी कितना रहता है। 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर वाला प्राप हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन वो यहाँ लिखने से काम नहीं चलेगा। ये एग्जाम है, यहाँ आपको बताना होगा कि इस हाइट ऑफ गैलरी के लिए क्या डायाफ्राम रखेगा, इस हाइट ऑफ गैलरी के लिए आप क्या रखिएगा, इस हाइट ऑफ गैलरी के लिए आप क्या डायाफ्राम रखिएगा। ठीक है, मोटा मोटी हम बताए कि 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर मतलब 100 mm to 150 mm, यदि mm में बोले तो उतना यूज करते हैं। लेकिन वो सब बोलने से आप बच नहीं सकते एग्जाम में। आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि 1.2 मीटर से 1.8 मीटर हाइट ऑफ गैलरी है तो डायाफ्राम एट द थिक एंड कितना रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 100 mm to 150 mm। कितना हुआ बेटा? 100 mm to 125 mm बोलना था, करते इसलिए दिया 125 mm। अब इसको सेंटीमीटर में दे दिया कई बार, तो 100 mm को कितना बोलते हैं? 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर। अब यदि आपको पूछ रहे कि 1.8 मीटर से 2.4 मीटर हाइट ऑफ गैलरी है, उसमें डायाफ्राम बताइए। क्या बताइए? डायाफ्राम बताइए। तो इसमें रहता है 150 mm टू 175 mm। इसको सेंटीमीटर में कितना बोलेंगे बाबू? 15 सेंटीमीटर टू 17.5 सेंटीमीटर। दोनों में याद रखिएगा, एग्जाम में कभी ये पूछ लिया या ये पूछ लिया, उसी में कंफ्यूज आ जाइएगा। ठीक है, और आपका गैलरी 3 मीटर है ना, वो है 3 मीटर या उससे अधिक है, तब कितना रखिएगा? 175 mm टू 225 mm, मतलब 17.5 सेंटीमीटर से लेके कितना 22.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बता दिए। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये ईसीएल के एग्जाम में कोई साल में पूछा था, जो हमको याद है, जो हम बीजी में देखते रहते कि एक गैलरी 1.8 मीटर से 2.4 मीटर का गैलरी है, मतलब इस साइज में है गैलरी, मतलब मिनिमम हाइट इतना है और मैक्सिमम हाइट किसी जगह पे इतना। ये कहने का मतलब है, मतलब इस साइज का कोई, इस हाइट का आपको ही गैलरी बनाना है, तो वहां बताइए डायाफ्राम एट थिक एंड कितना था, तो उसका ये लिखना था 150 mm टू 175 mm। ठीक है, ये हो गया। और एक ऐसा ही कुछ बताया था, वो ऐसा लगता है आड़ा वाला, क्या बोलते हैं जिसको, जो हॉरिजॉन्टल लगता है लकड़ी वाला, क्रॉस बार बोलते हैं ना। वो क्रॉस बार को क्या कैसे लगाना है, 3 तरीका बताए थे। उसमें से एक तरीका एग्जाम में आने वाला है कि जो साइड में आप होल बना के इसको इंसर्ट करेंगे, घुसाएंगे, तो ओकरा होल का डेप्थ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, मतलब आधा मीटर से कम नहीं होगा। यह तो एक वो तरीका बताया था। दूसरा नहीं तो ऐसा प्राप्त खड़ा कर दीजिए या काट खड़ा कर दीजिए और उसके ऊपर इसको रख दीजिए, और जब एक ये हुआ, फिर इसके आगे एक ऐसा रहेगा, फिर इसके आगे एक रहेगा, तो वो जो क्रॉस बार्स है उनमें क्या लगाना है? लेगिंग्स लगाना है।
लेगिंग्स क्या होता है, स्लीपर होता है, कुछ नहीं होता है बाबू। वो स्लीपर्स को रूप और जो आपका क्रॉसबार है उसके बीच में घुसा देना है। काहे घुसा देना है, हम बताए थे कि सपोर्ट का तभी वैल्यू है कि सपोर्ट शैल बी टाइट अगेंस्ट द रूफ एंड दिस सिचुएशन occurs then and only then support will prevent बेड सेपरेशन। हम बताए थे सपोर्ट काहे करते हैं एक लाइन में, बेड सेपरेशन को रोकने के लिए। यदि जब बेड सेपरेशन हो गया उसके बाद कोई सपोर्ट आपका काम नहीं करेगा। हमको क्या करना, जो लेयर है बेडेड फॉर्म में आपका रॉक्स है उसके में सेगिंग नहीं होने देना, सेपरेट एक दूसरे से अलग नहीं होने देना है उसको, ठीक है। इसीलिए हम सपोर्ट लगाते हैं, चाहे एक्टिव सपोर्ट लगाए चाहे पैसिव सपोर्ट लगाए। बोला था, और वो लेगिंग कितना रहेगा ये भी बताया था कि क्रॉस के हर मीटर लेंथ के लिए कम से कम एक लेगिंग रहेगा, ऐसा बताए होंगे। अब प्राप का भी सब कुछ बता दिए, प्राप का भी पढ़ लेना, बताए ना। और वो कौन सा एक अंडरसेट प्राप बताए थे कि सीम इंक्लिनेशन को ध्यान में रख के वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में वो क्या बताया आपका, वर्टिकल और परपेंडिकुलर के बीच में सपोर्ट लगाते, ऐसा कुछ कुछ बताए होंगे, तो वो सबको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। अब यदि आपको पूछ ले कि टिम्बर हैज 2 डिजीजेस, अरे हम ब्लैंक दो दे, टिम्बर में कौन कौन सा 2 बीमारी होता है, लकड़ी में कौन कौन सा 2 बीमारी होता है, एक होता है ड्राई रॉट, रूट में बोलना रॉट, ROT रॉट, और एक होता है वेट रॉट, ठीक है। इनसे बचने के लिए हम लकड़ी को सुखा देते हैं, सुखाने के बाद यूज करते हैं एज ए सपोर्ट। ऐसा पूछ ले आपको, टिम्बर इज मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर सपोर्ट। टिम्बर जो है, लकड़ी जो है सपोर्ट के लिए बहुत कॉमन मटेरियल है। क्यों? बिकॉज क्योंकि क्या होता है, ये आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी है। क्या है? आसानी से मिल जाता है और सस्ता है। बिकॉज इट इज चीप, चीप मतलब सस्ता, एंड इजीली अवेलेबल, लेकिन बाबू ये जो बात है ना, आज से 50 साल पहले वाला बात है, अब इसका उल्टा होने लगा है। बट आपके बुक में लिखा है तो आंसर भी यही लेगा, एक लिए हम भी बोल दिए, ठीक है। बट इस बात से मैं एग्री नहीं हूं, ठीक, वो अलग बात है। मेरे एग्री रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। अब क्या आंसर लिखेगा, क्या नंबर मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यही लिखेगा, इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, कि ये सस्ता होता है और आसानी से मिल जाता है। एक लिए हम लकड़ी का उपयोग सपोर्ट के लिए करते हैं, ठीक है। स्टील का भी ना करने लगे आजकल, पावर सपोर्ट भी करते हैं लॉन्ग वॉल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू एक क्वेश्चन लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, डरना नहीं, डर जाते ना वो कर में गड़बड़ होता है। ए पैनल प्रोड्यूसेस 4000 टन पर डे। एक पैनल है जो 400 टन पर डे, टीपीडी मतलब टन पर डे, एक दिन में 400 टन कोयला प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोयला लिखा होगा, हम जगह के चलते छोड़ दिए, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन employed in each shift are 110, 130, 120. Quantity of air needs to be circulated. और 3 शिफ्ट है, उसमें एक में 120 आदमी है, एक में 130 है, एक शिफ्ट में 110 आदमी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एयर नीड्स टू बी सर्कुलेटेड, कहने का मतलब कुछ नहीं, इस पर्टिकुलर पैनल में कितना हवा चाहिए, क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए, ये बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को हम रेगुलेशन 153 कई बार बताए हैं। 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, जो हमारे टाइम पर 130 हुआ करता था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में 2 चीज दिया है क्वांटिटी ऑफ एयर को कैलकुलेट करने के लिए। एक दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 2 दिया। तो यहां पर लेकिन आपको सिर्फ जब ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर निकलेगा
तो लार्जेस्ट शिफ्ट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? लार्जेस्ट शिफ्ट लीजिएगा। अब यहाँ 110, 130, 120 में से कौन सा लार्जेस्ट शिफ्ट है बेटा? 130। मतलब मेरे लिए बाकी कोई डाटा काम का नहीं है, डाटा काम का है। ये हो गया काय के लिए? ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर के लिए। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ बहुत इजी दे दिया 400 टन पर डे, क्योंकि हमको टन पर डे में चाहिए। यदि आपको शिफ्ट में दिया रहेगा कि एक शिफ्ट में 100 टन है, एक एग्जांपल के लिए एक शिफ्ट में कितना है? 100 टन। उसको आप कांस्टेंट मान लीजिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, 100 इंटू 3 300 टन। आपको टन पर डे में चाहिए। 153 के अनुसार आपको टन पर डे में चाहिए। तो 153 में हम क्या बताए थे? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट, यही ना बताए थे। तो काय के आधार पे निकाल दे? पहला निकाल दे क्यूटी, भाई लिख दे रहा क्वांटिटी ऑफ एयर ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर, ऑन द बेसिस ऑफ। आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, फटाफट करना। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे। क्वांटिटी ऑफ एयर ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर क्या बोला? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑन द लार्जेस्ट शिफ्ट। तो लार्जेस्ट शिफ्ट में कितना आदमी है मेरा? 130। 130 इंटू कितना कर दूंगा? एक आदमी के पीछे कितना हवा देना है? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर पर्सन। ठीक है, तो 13 चक्के 78 ना होता बेटा, 13 6 78। ऐसे ही टेबल पढ़ते थे जी। तो एक यहाँ का जीरो यहाँ लगा दिया, 780 क्यूबिक मीटर पर मिनट आया इस हिसाब से। अच्छा ठीक है बेटा, दूसरा कौन सा हिसाब बताया था? क्वांटिटी ऑफ एयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या बताए थे? नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन डेली आउटपुट। तो क्वांटिटी ऑफ एयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला? नॉट लेस देन 2.5 क्यूबिक मीटर पर टन डेली आउटपुट। तो आपका टन पर डे दिया हुआ 400 टन, और यदि ये टन पर डे में नहीं दिया होता, शिफ्ट का दिया होता, तो जो दिया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा वो वैल्यू को यहाँ रख देना। तो 400 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 400 इंटू 2 करने पे 800 होता, और ये 0.5 का 400 में इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा। आधा से गुना करेंगे तो क्या होगा? 400 का आधा क्या होता? 200। तो कितना हो गया ये? 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये दो हिसाब तो आ गया, लेकिन उसी रेगुलेशन में हम ये भी बोले थे विच एवर इज लार्जर। इन दोनों हिसाब में से जो ज्यादा होगा उसको आपको रखना है। एंड दिस एयर करंट शैल बी पास्ड थ्रू द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी वाले गैलरी से इतना हवा बहना चाहिए। इन दोनों हिसाब में जो ज्यादा है, इन दोनों हिसाब में से कौन सा ज्यादा आया? ये वाला ज्यादा आया। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको इसको सेलेक्ट कर देना। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते और एक कैलकुलेशन लेते फिर। हाँ, ये और क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, ये भी न्यूमेरिकल है। स्टैंडर्ड वेंटिलेशन में आधा मिनट और सुन लीजिए, इतना दिन से सुने रहे हैं तो। ऑक्सीजन हवा में 19% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 19% ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नॉट मोर देन CO2 नॉट मोर देन 0.5%, मतलब आधा परसेंट। 0.5 मतलब क्या होता है? आधा परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मोर देन 0.5% CO2। ठीक है, और आपका जो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस है, जिसको हम फायरडैम बोलते हैं, ज्वलनशील गैस बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, वो जो इनफ्लेमेबल गैस है रिटर्न हवा के जनरल बॉडी ऑफ एयर में, जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर में परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस डज नॉट एक्सीड 0.75
कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, 0.75। और माइन के किसी भी भाग में इनफ्लेमेबल गैस नॉट मोर देन 1.25%। ठीक है, और यदि 1.25% से अधिक हो जाए तो क्या करना है, सब बिजली काट देना है। कहां लिखा है, रेगुलेशन 169 का सब रेगुलेशन 1 का ई में लिखा है। ठीक है, व्हेन द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस exceeds 1.25%, then the power from all cables and apparatus shall be disconnected। ऐसा कहीं लिखा है लगता वहां, कहां पे, 169 सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज ई में लिखा है कि 1.25% से ज्यादा बिजली, सॉरी 1.25% से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस हो जाए तो बिजली काट देना है। ठीक है, और माइन के किसी भी भाग में 1.25% से ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस नहीं रहना चाहिए। और रिटर्न हवा के जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.75% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। वेटेबल टेम्परेचर किसी भी जगह पर 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 33.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यदि आपका वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट नॉट लेस देन, क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट सुनिए बाबू, सूत्रा है नॉट लेस देन। जब कब बोल रहा है नॉट लेस देन, जब वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री से अधिक हो जाए तो एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। नॉट लेस देन क्या बोला है बेटा, सुना था वो, क्या बोल रहा है ना, जब वेटेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो आपको एयर वेलोसिटी जो रखना होगा वो 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड। और यदि हम दे दिया आपको कि 31 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, तो वो कितना रहेगा एयर वेलोसिटी, तो 30.5 से अधिक वाला ना बात आया बेटा। जब 30.5 से अधिक हो गया, 31 हो गया मतलब 30.5 से अधिक हो गया, तो आपको एयर वेलोसिटी नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड आपको प्रोवाइड करना होगा। 1 मीटर पर सेकंड से कम का एयर वेलोसिटी वहां पे नहीं रहेगा। ऐसा काहे रखा है, वो 33.5 बोलता है, फिर 30.5 बोलता है। किसी भी परिस्थिति में 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होने ही नहीं देना है, इसलिए आप 30.5 से ही प्रिकॉशन लेना चालू कर दीजिए। ये अभी एग्जाम का टाइम है, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, यहां देखिए प्रोडक्शन 1000, वो ये सब क्वेश्चन वर्ड में लिखा रहेगा, उसको हम सॉर्ट आउट कर लिए इस टाइप का। प्रोडक्शन है 1000 टीपीडी, 1000 टीपीडी, टीपीडी मतलब टन पर डे, मतलब एक दिन का प्रोडक्शन है 1000। रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस 14,000 क्यूबिक मीटर पर डे। एक दिन में 14,000 क्यूबिक मीटर गैस निकल रहा है, इनफ्लेमेबल गैस निकल रहा है, मतलब इनफ्लेमेबल गैस। परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, आई गैस लिखा मतलब इनफ्लेमेबल गैस, ज्वलनशील गैस पर डे 0.14% है। द गैसीनेस ऑफ द सीम इज, और यहां आपको दे देगा ऑप्शन में 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, नन ऑफ द अबव, कुछ दे देगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को तो हम कुछ नहीं है इसमें, समझ है ना बाबू, हम बताएंगे। पहले छोटा सा इधर देख लीजिए, डिग्री ऑफ गैसीनेस को डिफाइन करने के लिए हम 2 पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस और दूसरा होता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन, इन क्यूबिक मीटर पर टन। ये डाटा को भी हमको क्यूबिक मीटर पर टन में आ जाएंगे ना, ला लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा है। तो ठीक है, डिग्री 1 अभी हम जैसे पहले कभी समझाए होंगे वैसा नहीं समझाएंगे, समय कम है। ठीक है, अभी शॉर्ट में बताते हुए चाहे डिग्री 1 किसको बोलते हैं कि जिसके ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके जनरल बॉडी ऑफ एयर में परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, 2 क्राइटेरिया बोला ना, एक है परसेंटेज ऑफ गैस का मतलब परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस का, और दूसरा है रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस। ठीक है, उत्तर लीजिए, समझ जाएंगे, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस लिखा है। तो डिग्री 1 में क्या होता है, नॉट मोर देन 0.1%, और रेट ऑफ इमिशन
नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड, ठीक है, नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड, मतलब 1 टन कोयला का उत्पादन करे तो इनपुट गैस 1 क्यूबिक मीटर से ज्यादा ना निकले, तब उसको डिग्री 1 में कैटेगराइज करते हैं। एक दूसरा और पैरामीटर दिया, ये आर में रहता है समान, आर परसेंटेज ऑफ इनपुट गैस जो है 0.1% से ज्यादा नहीं होती, ठीक। डिग्री 2 में क्या बोलता है कि गैस परसेंटेज जो है मोर देन 0.1% है, ठीक है, एंड गैस जो है 0.1% से अधिक आ रहा है, लेकिन और क्या बता, रेट ऑफ इमिशन जो है 1 क्यूबिक मीटर मोर देन 1 क्यूबिक मीटर, सॉरी लेस देन का सिंबल लगे, मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड, पर टन ऑफ कोल रेज्ड, बट नॉट मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, फिर यहां लिख देना पर टन ऑफ कोल रेज्ड। ये जो लाइन खींचा है क्या लिख रहे हैं, बोला पर टन ऑफ कोल रेज्ड, मतलब डिग्री 2 तब बोलेंगे जिसमें परसेंटेज ऑफ गैस जो है 0.1 से अधिक है, ठीक है। और यही कंफ्यूजन करने के लिए आपको 0.14 दिया है, समझे ना, यही कंफ्यूजन पैदा करने के लिए 0.14 दिया है। ये 0.14 0.1 से अधिक है ना, तो आप सीधा कहां दिमाग लगाइएगा बिना सोचे समझे, डिग्री 2 में, ठीक है, एक लिए दे दिया हो। और रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस क्या है, 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन से ज्यादा है, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज से कम है, ठीक है। अब डिग्री 3 के लिए एक ही क्राइटेरिया है, एक ही पैरामीटर हमने सेलेक्ट किया है, वो क्या है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, वो कितना रहेगा, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज्ड। ये है क्राइटेरिया डिग्री 3 के लिए। अब इसको देखो, अब यहाँ पे 1000 टन पर डे दे दिया, एक दिन में कितना गैस निकल रहा है ये दे दिया, और हमको डाटा कहाँ में चाहिए, क्यूबिक मीटर पर टन में चाहिए कि नहीं। इसमें यदि इसमें मिल जाए, तीनों के लिए यही नहीं चाहिए हमको क्यूबिक मीटर पर टन, यदि ये मिल जाए तो हम बता सकते कि इनमें से कौन, जिसमें इसमें बैठेगा तो ये लिखेंगे, इसमें बैठेगा ये लिखेंगे, इसमें बैठेगा तो ये लिखेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या होगा, क्यूबिक मीटर पर टन। तो क्या निकालना हमको, क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ, क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, मतलब गैस, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस निकालना है। ये क्यूबिक मीटर पर टन क्या, रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, मतलब इसको निकालेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस। कैसे निकालेंगे, क्यूबिक मीटर कितना दिया है, 14,000 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये क्यूबिक मीटर पर का मतलब डिवाइडेड बाय होता है, इसका मतलब समझ आया, डिवाइडेड बाय 1000 टन, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया बेटा, 14 क्यूबिक मीटर पर टन, कितना आ गया गैस, 14 क्यूबिक मीटर पर टन आ गया आपका गैस। रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस कितना आ गया, 14 क्यूबिक मीटर, 14 क्यूबिक मीटर पर टन। अब बताइए रेट ऑफ इमिशन वाले कॉलम में किस कॉलम में बैठता है ये, अब जेकरा में बैठता है ओकरा में फिट कर दीजिए, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर पर टन वाले में आ रहा लगता ना, ये क्या गलत नहीं ना बोल रहे, तो फिर उसमें लिखना दीजिए डिग्री 3, तो यहां क्या लिख दीजिएगा, डिग्री 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय कम है। ये लो वो बुक क्या लिया, द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन फॉर रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन के लिए क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रहेगा, और आपको 4 गो 5 गो इधर उधर बना के देगा। कल वो टॉप सॉइल का जुताई देखे थे, टिलेज देखे ना, उसका हम क्लासिफिकेशन बताए थे, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज, याद आ रहा है, देखेगा नहीं तो एक बार देखेगा, ऐसा करके बताए थे, प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज।
जो प्राइमरी टिलेज बताए थे उसे बताए थे रिपिंग करते हैं, ऐसा ऐसा करके बता रहे थे हम हाथ से। रिपिंग करते बोला, रिपिंग करते हैं, पहला काम रिपिंग हो गया। उसके बाद बोल क्या है कि बड़का बड़का ढेला मिल जाएगा, लम्प्स रहेगा, वो लम्प्स को क्या करना है, पल्वराइजिंग करना है। बताए थे कि उसको बोलते हैं डिस्किंग। क्या बोलते हैं उसको, डिस्किंग। मतलब बड़ा बड़ा जो ढेला था उसको पल्वराइजिंग कर दिया, एकदम पाउडर टाइप का कर दिया, सॉफ्ट बना दिया मिट्टी को। तो वो बताया था, तो रिपिंग किया। रिपिंग के बाद क्या हुआ, डिस्किंग किया। उसके बाद उसमें क्या डालने के लिए बोला, मल्चिंग करने के लिए बोला था। खाद डाल दिया, खाद डाल दिया। अब खाद को डाल के ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, उस खाद को आपको उस मिट्टी के साथ में पूरा अल्टीमेट मिक्सिंग करना होगा, जिसको बोलते हैं हारोइंग इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजिंग कर दिया, फर्टिलाइजिंग कर बाद हारोइंग इन फर्टिलाइजर, और उसके बाद जब पानी गिर गया तो आप बीज डाल दीजिए, पेड़ पौधा उग जाएगा, फसल है फसल उग जाएगा। तो देखिए ये सीक्वेंस कहाँ आपको हम नहीं बताए थे, जो एक बच्चा बार बार बोला सर ये बताने दीजिए, आप छोड़ दिए। इसका मतलब कि आप ध्यान पूर्वक नहीं पढ़े थे। बताया था टिलेज में रिपिंग करते, रिपिंग करने के बाद डिस्किंग करते। वो जो रिपिंग से बड़का बड़का लंप आया उसको छोटा छोटा में तोड़ते, डिस्किंग हो गया। उसका खाद डालते, फर्टिलाइजिंग किया, हारोइंग इन फर्टिलाइजर, उस खाद को मिट्टी के साथ पूरी तरीके से मिला देते, आखिरी में सीडिंग करते, बीज डाल देते। यही ना क्या है, रिपिंग, डिस्किंग, फर्टिलाइजिंग, हारोइंग इन फर्टिलाइजर्स एंड सीडिंग। याद रख लेना बाबू। हॉलेज इंजन सेल हैव एटलीस्ट वन ब्रेक। हॉलेज इंजन में कम से कम एक इफेक्टिव ब्रेक होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है बेटा, रेगुलेशन 95 में लिखा है, रेगुलेशन 95 में लिखा। हमारे टाइम पे रेगुलेशन 91 हुआ करता था। ठीक है, एक लाइन का रेगुलेशन है, एवरी हॉलेज इंजन सेल हैव एन इफेक्टिव ब्रेक। ठीक है, हाँ। वाइंडिंग इंजन में कितना रहता है तो ब्रेक, वाइंडिंग इंजन में क्या लिखा है, 1 और मोर ब्रेक, एक या एक से अधिक ब्रेक रहेगा। ठीक है, 1 और मोर ब्रेक। तो एटलीस्ट कितना हुआ, एटलीस्ट इसका भी 1 हुआ। 1 और मोर, एक या एक से अधिक ब्रेक रखना है। यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है तो लगाइए एक से अधिक, लेकिन कम से कम एक तो रखना होगा। साइकिलों में एक रखते हैं तो उतना बड़ा वाइंडिंग इंजन में कम से कम एक ब्रेक तो रखना होगा, लेकिन आजकल हम 2 टाइप के ब्रेक रखते हैं। ठीक है, आपको लेकिन वो हम क्या रखते नहीं रखते वो नहीं, आपका रेगुलेशन में क्या लिखा है वो आपको याद रखना है। ठीक है, वाइंडिंग इंजन सेल हैव 1 और मोर ब्रेक्स। अब 4 को क्वेश्चन लूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। बहुत, ये सबको ध्यान में रखना है, भूलना किसी को नहीं। लेकिन ये जो हम आखिरी 4 बता रहे इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। बेटा ये क्वेश्चन लीजिए, डेप्थ इंडिकेटर विल रिंग ए बेल इन द इंजन रूम when the ascending cage is at a distance of blank revolution of drum from the top of shaft। समझ लीजिए क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, केज ऊपर आ रहा है, कहां आ रहा, पिट टॉप पे आ रहा है, टॉप ऑफ द शाफ्ट आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, सीधी भाषा में आ रहा है। तो एक डेप्थ इंडिकेटर होता है आपके वाइंडिंग इंजन के साथ। वाइंडिंग इंजन के साथ ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस भी लगाना है, डेप्थ इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, ब्रेक रखना है, और फ्लेंजर्स रहता, फ्लेंजर समझते हैं, ख्याल रखिएगा। यदि कहीं पूछ रहे कि कौन सा चीज फिटिंग्स नहीं है आपका वाइंडिंग इंजन का, तो उसमें फ्लेंजर्स आता है। फ्लेंजर्स 2 कॉलर रहते, ड्रम रहता, जो वाइंडिंग ड्रम रहता है उसके साइड में देखिएगा 2 कॉलर रहता है। ठीक है, तो अब जब आप ऊपर आ रहा है आपका केज, तो वो जब पिट टॉप पर पहुंचने वाला होता है उसके पहले, यहां वही ब्लैंक में पूछा कि कितना पहले, क्या होता है, डेप्थ इंडिकेटर जो होता है ऑटोमेटिकली रिंग करने लगता है इंजन रूम में। तो इंजन रूम में हो जाएगा, तो जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर उसको चला रहा है, वाइंडिंग इंजन का ड्राइवर, उसको पता चल जाएगा कि मेरा केज जो है अब पिट टॉप पर पहुंचने वाला है। जब उसको पता चल गया, क्योंकि वो तो इंजन रूम में ना बैठा है,
और केज शाफ्ट के अंदर मूव कर रहा है, तो वो तो वहां से नहीं देख रहा है। लेकिन वो डेप्थ इंडिकेटर ने बता दिया ऑपरेटर इंजन ड्राइवर को कि बाबू तोरा केज जो है ना पीठा पर लैंड करने वाला है, इतना ही दूरी में बचा है। वो जो एक मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस के बाद ये बजना चालू हो जाएगा जब तक कि केज रुक नहीं जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ड्राइवर हूं, इंजन ड्राइवर, चालू कर दिया, नाइट शिफ्ट था या गर्मी का दिन था, दिने में झपके मार दिया और इंजन चले रहा है और ऊपर आपका चलते गया, तो कहाँ जाएगा, हेड गियर पुल्ली में जाकर के आपका केज टक्कर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा वो तो आप जान रहे। तो उस ओवरवाइंडिंग को रोकने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रावेंस के अलावा डेप्थ इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते थे। मुझे झपके भी लग गया, लेकिन रिंग बजने लगा, घंटी बजने लगा, जान 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 चमक जाएगा, एकदम सारा आदमी तैनात हो जाएगा। ठीक है, तो कितना दूरी पे, वही ना पूछ रहा हूं। और आपको दे देगा मोर देन 2 रिवॉल्यूशन, नॉट लेस देन 2 रिवॉल्यूशन, लेस देन 2 रिवॉल्यूशन। अब आप बताइए इसमें से क्या सही है। नॉट लेस देन 2 रिवॉल्यूशन क्या है बेटा, नॉट लेस देन 2 रिवॉल्यूशन। एकदम एकरा भूल के मत जाना किसी भी एग्जाम में, ठीक है, कभी ना कभी आपको जीवन में ये काम देगा। क्या बोला कि जब ड्रम का 2 रिवॉल्यूशन से कम डिस्टेंस नहीं बचा है तभी ये क्या करेगा, बजना चालू कर देगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, द कॉगिंग मेंबर्स ऑफ कॉग, चाक बनाते देगा, चाक को ही कॉग बोलते हैं, चाक को ही क्या बोलते हैं, कॉग। ऐसा रहता स्लीपर टाइप का चीज, ठीक है, ये मोटका रहता है और ये पतला दिख रहा है इसके, ठीक है। तो जो कॉगिंग मेंबर्स है उसका ये वाला लंबाई कितना रहता है स्लीपर का, स्लीपर का जो लंबाई है, चाहे वो आप यदि स्लीपर हम तभी बोलेंगे जब वो लकड़ी का हो या मान लो आयरन का है, इसीलिए हम वर्ड क्या दिया, कॉगिंग मेंबर दिया, चाहे वो लकड़ी का रहे चाहे लोहे का रहे। कॉगिंग मेंबर का ये लंबाई, काग बनाने के लिए जो मेंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। कितना रहेगा ये, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। द कॉगिंग मेंबर्स ऑफ कॉग shall not be less than 1.2 मीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर से कम लंबाई नहीं रहेगा। ठीक है, एक हो गया। और ये जो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 जो देख रहे हैं, ये CMR 2017 में ऐड हुआ है। हम लोग के टाइम पे सिर्फ ये 4 नंबर ही था, इसलिए 3 नंबर को बड़ा याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा बेटा। ये 3 नंबर में जो आप गोपेज सपोर्ट के लिए काग लगाते हैं, तो क्या बोलता है कि उसका जो ये जो स्लीपर है, इसका चारों साइड को जो है बढ़िया से चिराई करके, छिलाई करके लगाना है, इतना बोलता है। ये 2017 में ऐड हुआ, हम लोग के टाइम पे नहीं था, हम लोग के टाइम पे इतना ही था। तो क्या बोला, फॉर गोपेज कॉग्स इन डिप्लेयरिंग ओनली, सिर्फ क्या लगाना है, 4 साइड्स sawn, SWAN, sawn slippers shall be used. For go-page cocks in declaring only 4 side sawn, SAW, 4 side sawn slippers shall be used. याद रखिएगा, ये नया प्रोविजन है, आ सकता है। इन केस ऑफ टिम्बर कॉग, टिम्बर कॉग के केस में, हम कॉग तो लोहे से बनाते, टिम्बर से, इधर टिम्बर के बच्चे भी। इन केस ऑफ टिम्बर कॉग it shall be sufficient to joggle two opposite side, JOGGLE, to joggle two opposite side। हम लोग के टाइम पे इतना ही था कि यदि टिम्बर का कॉग बना रहे हैं आप, तो स्लीपर को क्या करना है, ये एक अपोजिट साइड हुआ, एक अपोजिट साइड हुआ, उसको सिर्फ छील देना है बोलता था। ठीक है, छील के प्लेन कर देना है। ये पहले वाला प्रोविजन है, मतलब अभी भी है, लेकिन ये पहले से था, उसमें ये ऐड हो गया। एक टूल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, वो भी सेटिंग ऑफ सपोर्ट से ही है, क्योंकि आपके सिलेबस को उठा के देखिए, सेटिंग ऑफ सपोर्ट लिखा है, विड्रॉल ऑफ सपोर्ट लिखा है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी लेस एंड एवरी प्रोमिनेंट क्रैक और स्लिप इन द रूफ shall be kept supported with at least
मतलब यहाँ क्या बोला कि अड़खा है, लेज बन गया है या क्रैक है, स्लिप है, उस जगह का सपोर्ट आप कैसे कीजिएगा, वो बोल रहा कैसे कीजिएगा। केप्ट सपोर्टेड विद एटलीस्ट ये पेयर ऑफ कॉक, वहां पर उस जगह पे 2 चक खड़ा कर देना है। कितना चक खड़ा कर देना है? ए पेयर ऑफ कॉक्स, ए पेयर ऑफ कॉक्स मतलब 2 चक खड़ा कर देना है, ठीक है। आर क्रॉसबार्स सुटेबली लेग्ड, और क्रॉसबार से करेंगे, लेकिन या तो क्रॉसबार से करेंगे, लेकिन क्रॉसबार जब लगाएंगे तो क्या बताए थे, लेगिंग लगाना है। और हर क्रॉसबार के 1 मीटर लंबाई के लिए मिनिमम 1 लेगिंग का प्रावधान है, एटलीस्ट 1 लेगिंग होता है, ठीक है। वो याद रखिएगा, वही सब चीज आता है एग्जाम में। तो लेज का सपोर्ट, क्रैक का सपोर्ट, स्लिप का सपोर्ट कैसे करेंगे बेटा? ए पेयर ऑफ कॉग्स से करेंगे या फिर क्रॉसबार लगाएंगे और उसमें बढ़िया सा लेगिंग कर देंगे, ठीक है। याद रहेगा, क्रैक का सपोर्ट, लेज का सपोर्ट और काहे का बोला, क्रैक, स्लिप, इनका सपोर्ट कैसे करते हैं? ए पेयर ऑफ कॉग के माध्यम से करते हैं या तो क्रॉसबार लगा करके करते हैं, और उस क्रॉसबार, जो भी क्रॉसबार आप लगाइएगा वहां पर लेगिंग भी लगा देना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? हम कोशिश बहुत कर रहे हैं आप लोगों को फायदा हो, और आप लोग देखते नहीं है या बाद में जुड़ते हैं तो उसको कोई फायदा ज्यादा नहीं मिलता। अगले एग्जाम के लिए भले चाहे मिल जाए, लेकिन पीछे वाला जो हम 30 नवंबर से बता रहे हैं वो सबको एक बार, अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, पढ़िए। और हम और 4-5 MCQ भेजेंगे।